अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, न्यूजीलैंड की मसाजिद में दहशतगर्दी की हौलनाक वारदात ने अभी भी दुनिया भर को सदमे में मुब्तला कर रखा है। साने में शहीद होने वाले 50 नमाजियों में से 9 का ताल्लुक पाकिस्तान से था और इन्हीं शहीद पाकिस्तानियों की याद में आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। अहम सरकारी इमारतों पर आज कौमी परचम सरनिगूं है। साने में जाम बहक होने वाले 9 में से 6 पाकिस्तानियों की तदफीन आज क्राइस्ट चर्च में होगी, जबकि 3 मैयतों को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद आज ही पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। जहां इस साने के बाद शहीदों के अहले खाना शदीद गम में मुब्तला है, वहीं इस साने से जुड़ी बहादुरी, हमदर्दी और इंसानियत दोस्ती की दास्तानें भी सामने आने लगी हैं। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाले नईम रशीद की बहादुरी की दास्तान आज इंटरनेशनल मीडिया पर छाई हुई है। बेटे तला रशीद की शहादत के बावजूद नईम रशीद वो पहले शख्स थे जिन्होंने क्राइस्ट चर्च की अल-नूर मस्जिद में दहशतगर्द ब्रेंट टेरेंट को दबोचने की कोशिश की, ताम वो भी शहादत के मरतबे पर फायज हो गए। नईम रशीद जो है वो लवाइकीन में अपनी अहलिया अंबरीन, 2 बेटों अब्दुल्ला और अयान को सोगवार छोड़ गए, लेकिन उनकी अहलिया अंबरीन के जज्बात में सोगवारियत से ज़्यादा शोहर की शहादत पर फ़ख्र दिख रहा है। He fell over his friend and he said, "Don't move." And he died. And he died as a martyr. I'm proud of him. He was 21 years old, but an innocent soul. It's first I didn't want to tell anyone that it's Naeem, but then I said, "Yeah, say it. It was him." They were my breadwinners, my husband and my son. Nothing can cover that gap. I will always be. नईम रशीद की बहादुरी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी उनको कौमी अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया। नईम रशीद की वालदा और भाई भी क्राइस्ट चर्च रवाना हो चुके हैं, जहां वो उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। नईम रशीद के अलावा एक और शख्स अब्दुल अजीज़ भी हैं, जिन्होंने दहशतगर्द ब्रेंटन टेरेंट को काबू पाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। अफगान पनाहगुज़ीन अब्दुल अजीज़ का जब लिनवुड मस्जिद में दहशतगर्द से सामना हुआ तो उस वक्त उनके अपने 4 बच्चे भी मस्जिद में मौजूद थे। लिनवुड मस्जिद में 7 नमाजी शहीद हुए थे और जो नमाजी जिंदा बचे उसकी वजह अब्दुल अजीज़ की दिलेरी थी। उन्होंने किस तरह दहशतगर्द को दबोचने की कोशिश की, खुद उनकी ज़बानी सुनिए। Getting the gun from the car and I throw that F-boss machine on him. Then he got the gun out of his car and start shooting at me. I able to duck myself between the cars. Because when he shot the other 3 people, I think so he was run out of bullet. He left that one. He tried to run to the car to get the second gun. My only concern was to save other people from there to doesn't get hurt. And I just left that gun and I see there was no bullet. And I was screaming to the guy, "Come, I'm here, come, I'm here." I tried to put his focus on me. I didn't want him to go to the masjid inside the mosque. And I screamed at him, "Oh, come on, I'm outside, come on, I'm outside." I was swearing at him and everything. Then I ran from the back and I had the shotgun in my hands. And दूसरी जानिब इस साने के तनाजुर में न्यूजीलैंड की काबीना ने बंदूक कवानीन गन लॉज में सख्त तरामीम की मंजूरी दे दी है। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक इन तरामीम की नौयत का फैसला 25 मार्च तक हो जाएगा। जिस तरीके से न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म ने मसाजिद पर हमलों को दहशतगर्दी करार देकर मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती की, उसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है। न्यूजीलैंड में अब तक हलाक शुदगान के लिए $8 मिलियन की चैरिटी जमा हो चुकी है। गुज़श्ता जुमे को हमने बड़ी बात में क्राइस्ट चर्च हमले में दहशतगर्द को रोकने की कोशिश में शहीद होने वाले नईम रशीद के बारे में तफसील से बात की थी। इस साने में नईम रशीद के जवां साल बेटे तला रशीद भी जान की बाजी हार गए थे। इस वक्त हमारे साथ नईम रशीद की अहलिया अमरीन नईम क्राइस्ट चर्च से मौजूद है। अमरीन साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा एक अलमनाक और दर्दनाक साने था हम सब के लिए, खुसूसन आपके लिए। आपने अपना हस्बैंड और बेटा इसमें खो दिया, लेकिन पूरे पाकिस्तान और आलमी दुनिया ने आपके खामन नईम रशीद साहब की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम का, जिन्होंने खिराज तहसीन दिया मेरे शौहर नईम रशीद को। हमारी कौम की यकजहती हमेशा ऐसे हादसात की और ऐसे मौक़े भी मिसाली होती है, और मुझे उम्मीद है कि ये एक संगे मील बन जाए अमन का और यकजहती का हमारी पूरी कौम के लिए। अच्छा अमरीन साहबा, नईम साहब घर पर कैसे थे और जुम्मे को मस्जिद जाने से पहले क्या कोई बात हुई उनकी आपसे? मेरे शौहर नईम रशीद एक मिसाली शौहर थे और बहुत अच्छे वालिद थे।
इसमें कोई शक नहीं कि हमें उनकी सरपरस्ती की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी। जुम्मे के दिन जब वो घर से गए थे तो उनका एक ख़ास अंदाज़ होता था। उन्होंने कहा सी यू एट 2, फिर अल्लाह हाफ़िज़ करके वो चले। अच्छा, मेरी क्राइसिस में चंद लोगों से बात हुई क्राइस्टचर्च में। आपके बेटे तला नईम के बारे में पता चला कि वो कम्युनिटी के ज़हीन तरीन बच्चों में से एक थे। तला नईम बहुत प्यारा बच्चा था, और जब हम न्यूजीलैंड आए तो वो खुद मस्जिद जाके तो सूरतें सीखा था। उसने सीखता था, उसने सूरह बकरा सीखी और सारी सूरतें सीखी, और अपनी तजवीद को उसने बेहतर किया। उसने अरबी सीखी, कुरान को समझ के पढ़ता था। और ना सिर्फ ये बल्कि वो माशाल्लाह सिविल इंजीनियर था, और हर पाकिस्तानी कम्युनिटी का हर दिल अजीज़ था। और इवन यहाँ के कीवीज़ उसके बारे में उसके लेटर्स, उसके टीचर्स के लेटर्स आते थे उसकी माशाल्लाह एप्रिसिएशन की, उसकी करैक्टर की। और माशाल्लाह वो एक बहुत ही अच्छा ताबेदार फरमाबरदार बच्चा था। मेरे घर के साथ सारे उसमें बहुत ज़्यादा मेरी मदद करता था, और कभी किसी को इनकार नहीं करता था। हर वक्त हर एक की मदद करने के लिए वो तैयार रहता था। वो बहुत अच्छा दोस्त था और हमारे घर का कफील। अच्छा, आप तो माशाल्लाह बड़ी बाहिम्मत खातून है। तला के छोटे भाई अब्दुल्ला के इस वक्त क्या एहसासात हैं? अब्दुल्ला भी अपने अब्बू और अपने भाई की तरह एक बहादुर बच्चा है। वो हमेशा से काफ़ी ज़िम्मेदार है, और इस हादसे से उसको उसने मुस्बत अंदाज से लिया है, और वो भी अपने अब्बू की और अपने भाई की शहादत पे फ़ख्र महसूस करता है। अच्छा, पाकिस्तानी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि नईम साहब की बहादुरी पर उन्हें कौमी अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जिन्होंने ये अवार्ड का ऐलान किया है, और से हमारे साथ हमारी पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है। और मैं यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह बिलाशुबा मेरे साथ, मेरे सगे बहन भाइयों के तरह मेरे साथ। अच्छा, आपसे किसी पाकिस्तानी वज़ीर ने, मुशीर ने अभी तक कोई रब्ता किया ताज़ियत के लिए, या ये पूछने के लिए कि अगर आपको कोई मदद चाहिए? मुझे बराह रास्त तो किसी वज़ीर ख़ारिजा का फ़ोन नहीं आया, मगर ये वाक़या 2 बजे पेश आया, और 3:30 बजे मुझे पाकिस्तानी एम्बेसी से खैरियत के लिए फ़ोन आया। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी फ़ैमिली को वीज़ा की जब ज़रूरत थी तो उन्होंने बहुत जल्दी वीज़ा लगाया, और पाकिस्तानी हाई कमीशन अगले रोज़, इस हादसे के अगले रोज़ ही क्राइस्टचर्च आए। तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा मैं चलें, अंबरीन नईम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके हस्बैंड नईम रशीद और आपके फ़र्जंद तला नईम की मग़फ़िरत फ़रमाए। वो पूरी कौम का फ़ख्र है, और आप और आपका ख़ानदान जो है वो हमारी दुआओं में रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, तुर्की के नायब सदर जो हैं वो 50 जो नमाजी वहाँ पे शहीद हुए क्राइस्टचर्च में, उनकी नमाज़ जनाजा में शिरकत के लिए पहुँचे, लेकिन पाकिस्तान के तकरीबन 9 पाकिस्तानी वहाँ पे शहीद हुए। होना तो ये चाहिए था कि कम अज़ कम अगर इमरान खान साहब ख़ुद जाना तो उनके लिए मुश्किल था, लेकिन किसी वज़ीर को या मुशीर को वो भिजवा सकते थे पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए। हॉलैंड के शहर, एक दूसरी खबर की बात करेंगे इस वक्त ताज़ा तरीन। हॉलैंड के शहर यूट्रेख्ट में पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर दहशतगर्दी के एक वाक़े में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। डच पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में मुलव्विस 37 साला तुर्क बाशिंदे की तलाश जो है वो अब जारी है। इस बारे में अगर कोई अपडेट ताज़ा तरीन हो तो आपके साथ प्रोग्राम में आगे चलकर शेयर करेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को एक बार फिर साथ बिठाने की कोशिश की। एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन के बाद अपोजिशन जमातों से मुशावरत का फैसला खुशाइंद है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मुशावरत कार्रवाई करने से पहले कर ली जाती तो क्या ज़्यादा मुनासिब होता। और दूसरा सवाल ये है बड़ी बात का कि हुकूमत की जानिब से जो काम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, क्या वो वज़ारत दाखिला को नहीं करना चाहिए जिसका काम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाना है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, अगर अपोजिशन से राब्तों का तासुर नहीं देना चाहते तो ये काम वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शरियार अफरीदी भी कर सकते थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रोज़ सियासी जमातों के पार्लिमानी कायदीन को खतूत लिखे जिसमें उन्होंने 28 मार्च को पार्लियामेंट हाउस में नेशनल एक्शन प्लान पर मुशावरती कौंसिल में उन्हें शिरकत की दावत दी है। ये कॉन्फ्रेंस अगर पुलवामा हमले के फौरी बाद बुलाई जाती तो उसके नताइज शायद मुख्तलिफ होते, क्योंकि गुज़श्ता दिनों कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले काफ़ी बढ़ चुके हैं। What happened to combating terrorist financing and terror-related money laundering? And, Mr. Speaker, what the hell is mainstreaming? जो बयानिया भारत हमारे ऊपर इल्जाम के तौर पर इस्तेमाल करता है, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि पाकिस्तान का एक मुंतखब आदमी वही बयानिया अंग्रेजी में सुना रहा था। इन बयानात के तबादले के बाद पीपल्स पार्टी और हुकूमत में फासले और तलखी काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसने पुलवामा हमले के बाद पैदा होने वाली कौमी यकजहती को भी नुकसान पहुंचाया। की तकरीर के बहुत ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान में जो एक नेशनल यूनिटी की जो एक फ़िज़ा थी वो यकीनन ख़त्म हो गई है। और आप देखेंगे कि बजट के बाद जो ये अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ये ना सिर्फ ये कि आपको मुत्तहिद नज़र आएंगी बल्कि हुकूमत की कम से कम 2 इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी शायद। वज़ीर आज़म और असद उमर के इल्ज़ामात के बाद बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि कलअदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले 3 वज़रा से इस्तीफ़ा लिया जाए। इन 3 वज़रा में बिलावल ने दबे अल्फाज में वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की जानिब इशारा किया, जिस पर आज शेख साहब ने अपना रद्द अमल भी दिया। मैं इन इस्लामी मदरसों को पाकिस्तान का किला समझता हूँ। मैं दीन का सिपाही हूँ और जो भी इस्लामी मदरसों की तरफ बढ़ेगा वो मेरी सियासत और मेरी लाश से गुजर के बढ़ेगा। और अगर कोई ये समझता है कि मैं जहादी हूँ, मुझे फ़ख्र है, मैं जिहाद पे बिलीव करता हूँ। ये वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर सियासी क़यादत एक पेज पर नहीं। ऐसे में क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी भी किस्म की मुशावरत कामयाब हो सकती है, जबकि वज़ीर आज़म खुद भी अपोजिशन से बातचीत के मूड में दिखाई नहीं देते। साबिक़ अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी यही सवाल उठाया जो हमने उठाया, लेकिन साथ ही उन्होंने हुकूमती कोशिश का खैर मकदम भी किया। आप ले आए जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अमेंडमेंट होगी, हम हाजिर हैं। अपोजिशन उसमें ताउन करेगी। हम सिर्फ नेब का नहीं, हम तो ये चाहते हैं वहाँ बैठ के कि जितनी लेजिस्लेशन है आओ बैठो बात करके करते जाए। प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो अपनी सेक्रेटरीट के थ्रू अपने सियासतदानों से, पार्लियामेंट्री लीडरों से रब्ते करें। मुझे खुशी है कि शाह महमूद को बहुत अहमियत दी जा रही है। इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबर होगी। हुकूमत की जानिब से बदेर सही, लेकिन कौमी उमूर और नेशनल एक्शन प्लान पर मुशावरती कॉन्फ्रेंस तलब करना ऐसा इक़दाम है। पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन उन्होंने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया। मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होगी और क्या अपोजिशन जमातें कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर हुकूमत की हिकमत अमली से मुतमईन हैं? बात करेंगे साबिक़ वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नेशनल एक्शन प्लान पर जिस तरह मैंने कहा देर आए दुरुस्त आयत, हुकूमत अब अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने तो इसका खैर मकदम किया है और इस वक्त ज़रूरत भी जो है वो कौमी इत्तिफाक राय और यकजहती की है। मुस्लिम लीग नून के भी अपने गिले शिकवे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के इस डिसीजन का खैर मकदम करना चाहिए और तमाम जो सियासी क़यादत है एक पेज पर आकर ये बड़े सेंसिटिव फैसले हैं, इसको बैठ कर तय किया जाए इत्तिफाक राय से? शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे गिले शिकवे हुकूमत के साथ यकीनन है, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई गिले शिकवे नहीं हो सकते। जहाँ पर भी कौम का मफाद आएगा, पाकिस्तान का इंटरेस्ट आएगा, वहाँ पे अपोजिशन PTI वाला किरदार अदा नहीं करेगी, जिसका हमें सामना था जब हम हुकूमत के अंदर थे और आपने उसका मुजाहरा
जब इंडिया के साथ अभी हालिया बहरानी सूरत पैदा हुई, उसमें देखा कि अपोजिशन ने आगे बढ़कर गैर मशरूत ताउन किया। इससे पहले जब एक मजहबी जमात की तरफ से कॉल दी गई और मुल्क को पैरालाइज करने की बात की गई, तब भी अपोजिशन ने उस सूरत हाल का फ़ायदा नहीं उठाया जैसे कि PTI उठाती थी। लेकिन असल बात जो अहम है वो ये है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए, हमारी मुस्तकबिल की मुआशी तरक्की के लिए बेहद अहम है। इस हवाले से हम समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान, जिसको हमारी हुकूमत ने उस वक्त तरतीब दिया जब पेशावर के अंदर दहशत गर्दों ने कार्रवाई की, तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरे अमल को खुद लीड किया और स्टीयर किया। उसके अंदर आर्मी चीफ भी शरीक थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के और सिक्योरिटी के लोग भी थे, और मुल्क की तमाम कौमी क़यादत थी, जिससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत सिक्योरिटी के हवाले से और अपनी रिजॉल्व दहशत गर्दी को शिकस्त देने के हवाले से एक पेज के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो इसको उसी लेवल पे ट्रीट करना चाहिए जिस लेवल पे नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया गया था। इसी तरह जब इसके तहत जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई और हमने उसमें ज़रूरत महसूस की कि एक्सटेंशन की जानी चाहिए, तब भी प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को लीड किया था, तमाम अपोजिशन जमातों को रीच आउट किया था, उनको ब्रीफ किया था कि वो क्या नुकात हैं, वो क्या कंपल्शंस हैं जिनके तहत इन अदालतों को तौसी देना ज़रूरी है। अभी तक हुकूमत ने इस सतह की और कोई ठोस रीचिंग आउट नहीं की है अपोजिशन के साथ। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो इसको उसी लेवल के ऊपर ट्रीट करे जिस लेवल पर हमने इसको ट्रीट किया था। प्राइम मिनिस्टर खुद तमाम लीडरशिप को रीच आउट करें, तमाम सिक्योरिटी के इदारे भी बैठें, कौमी क़यादत भी बैठे, उससे एक सही मैसेज जाएगा। ठीक है एहसान इकबाल साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये तो एक बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन उसके लिए एक सियासी माहौल भी होना चाहिए, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आज शेख रशीद साहब ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है वो पहले तो बिल्कुल एक पेज पे थी, लेकिन खुद आज सीनियर साफ़ी भी ये मान रहे हैं, सियासतदान भी ये मान रहे हैं कि कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स ऐसी दी गई कि वो कौमी यकजहती जो पुलवामा के बाद पैदा हुई थी वो उस तरह से नहीं रही। और ख़बरें ये आ रही हैं कि पीपल, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत जल्द ट्रेन मार्च का ऐलान भी करने वाली है कराची से, जिसको बिलावल खुद लीड करेंगे। तो अगर सियासी सूरत हाल इस तरह हो जाती है, फासले बढ़ जाते हैं हुकूमत में और अपोजिशन में, तो ऐसे में इस अहम मौजू पे कंसेंसस अचीव करना कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए? देखिए, हुकूमत को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि गवर्न कैसे करना है। वो इस वक्त हमें एक ही तान है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, करप्शन हुई है। यकीनन करप्शन ने भी हमें नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को कई मौक़ों पर करप्शन से ज़्यादा नाअहली का और इनकॉम्पिटेंस का नुकसान पहुंचा है। इस हुकूमत को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये डी चौक पे कंटेनर पे नहीं खड़े हैं, बल्कि अब इनका जो फ़र्ज़ है वो हुक्मरानी है, इन्होंने गवर्न करना है। और आपने जैसे वज़रा के बयानात की मिसाल दी, ये अज़ ख़ुद चाहते हैं कि मुल्क के अंदर महाजराई हो। इंडिया के जब साथ हमारी टेंशन थी तो जो एक गुडविल पैदा हुई, उसको 1 मिनट के अंदर इनके अपने वज़रा ने, वज़ीर ख़जाना ने और दीगर वज़रा ने और ख़ुद इमरान खान साहब ने अपने बयानों के तीर चला के, आज देखिए अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जो अमेरिका को 5 सबसे बड़े ख़तरात दरपेश हैं उनमें चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया शामिल है। जो इस वक्त आलमी मंजरनामा है वो इस कदर पेचीदा और एक कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ चैलेंजिंग है कि हम ये चीज़ें, जिस तरह की ये लड़ाइयाँ मुल्क के अंदर पैदा कर रहे हैं, एज ए नेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी मईशत किधर जा रही है? पिछले 8 महीनों में उसको एक ढलवान पे डाल दिया गया। हमारे ग्रोथ रेट्स 4% से नीचे आ गए। हमें ये कर्ज़ों के ताने देते थे, हमसे दुगने कर्जे ले रहे हैं। हमने कर्जे लिए तो बिजली का बहरान हल किया, मोटरवेज बनाई, मुल्क के अंदर CPEC चलाया। इन्होंने 8 महीनों में कर्जे लेके एक फ्लैट भी किसी को बनाकर नहीं दिया। जो इन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, रोज़गार देना था, अमलन लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। लिहाजा हुकूमत को ये फ़ैसला करना है कि वो क्या करना चाहती है। क्या वो सिर्फ डी चौक पे खड़े होकर पगड़ियाँ उछाल के समझती है हुक्मरानी हो जाएगी? क्या वो समझती है कि अपोजिशन, जिसके पास मैंडेट है, पाकिस्तान के लोगों के वोटों से हम आए हैं, वो लोग जो हम पर एतमाद करते हैं, हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं,
तो जब आप ये कहेंगे कि हम मोदी से तो हाथ मिला सकते हैं लेकिन इस ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकते, तो किस तरह मुल्क के अंदर आप इत्तफाक राय पैदा करेंगे? अच्छा एहसान इकबाल साहब, इसमें मुशावरती कौंसिल पर आपने बड़ी अहम बात की कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को खुद रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि आपने भी मिलिट्री कोर्ट्स का भी अभी फिर एक्सटेंशन आनी है 2-3 वीक में मिलिट्री कोर्ट्स के भी, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अगर ये मुशावरती कौंसिल में वज़ीर-ए-आज़म साहब रीच आउट करना तो छोड़ें, अगर वो इसमें शिरकत भी नहीं करते तो क्या आप फिर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो उसमें शिरकत करेगी? देखिए, इसमें अगर ये वाकई मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं तो इसको उसी लेवल पे ट्रीट करना चाहिए जिस लेवल पे आज तक ये मसला डील किया गया है। जब आप इसको लोअर लेवल पे ले आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी संजीदगी वो नहीं है। इसीलिए हम समझते हैं कि हुकूमत खुद संजीदा नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एक्सटेंशन हो। अगर कोई ऐसे हालात हैं जिनके लिए ये नागुज़ीर हैं तो प्राइम मिनिस्टर को खुद उसके अंदर इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक कौमी क़यादत का इजलास बुलाएं, उसमें सिक्योरिटी के इदारों के सरबराहान भी हों, कौमी क़यादत को ब्रीफिंग दी जाए कि वो क्या हालात हैं, वो क्या चैलेंजेस हैं जिनके पेश नज़र ये नागुज़ीर है कि इनको एक्सटेंड किया जाए। जो काम मुल्क के मफाद में होगा, हमने तो कई दफ़ा ये साबित किया कि हम मुल्क के मफाद में गैर मशरूत तावन करते हैं, लेकिन इस गैर संजीदगी को जिसका मुजाहरा हुकूमत कर रही है उसके जवाब में वो ये तवक्को ना रखे कि हम हर दफ़ा उनके साथ इनकी गैर संजीदगी को उसी तरह संजीदा तरीके से पेश आएंगे। ठीक है एहसान इकबाल साहब, देखिए मैं एक चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, आपने कौमी क़यादत की बात की, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो ज़मानत पर हैं, इसी तरह बताया ये जा रहा है कि जरदारी साहब भी वो 20 को पेश हो रहे हैं, अब अरेस्ट होते हैं नहीं होते ये अदालतों का काम है। लेकिन एक ऐसे माहौल में सियासी क़यादत को एक पेज पर लाना जो है वो बड़ा चैलेंजिंग होगा गवर्नमेंट के लिए। देखिए, हमने भी पूरी मुल्क की क़यादत को, आपको मालूम है कि PTI हमारे ख़िलाफ़ धरना दे के बैठी थी और एक इंतहा दर्जे की पोलराइजेशन थी, लेकिन हमने रीच आउट किया और तमाम क़यादत को अपने साथ बिठाया। चूँकि जो कौमी मकासद हैं उनके लिए आपको अपनी पार्टिज़न पॉलिटिक्स से ऊंचा उठना पड़ता है और एक नेशनल स्पिरिट के साथ चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आज तो हमने कोई ऐसी तलखी या खलीज पैदा नहीं की जिस तरह की PTI ने हमारे साथ पैदा की हुई थी, और अगर हमने सबको एक पेज पे ला के खड़ा कर दिया या बैठा दिया तो PTI के लिए तो बिल्कुल कोई ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जबकि अपोजिशन एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रही है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपकी अपनी नीयत है कि नहीं है, और उसका इजहार इसी से होगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो जब मुल्क की फ़ौजें लगी हुई थी सरहदों पर और किसी वक्त भी जंग का ख़तरा था, उस मौके पे आपने तमाम पार्लियामेंट्री लीडरशिप इकट्ठी की, आर्मी चीफ तकरीबन 1.5 घंटा वक्त निकाल कर आए और उन्होंने खुद ब्रीफ किया तमाम कौमी क़यादत को। प्राइम मिनिस्टर ने तो उस वक्त भी मुनासिब नहीं समझा कि वो तमाम क़यादत के साथ बैठे नज़र आएँ या ख़ुद अपनी तशरीफ़ लेकर आएँ। तो इस तरह के शाहनशाह मुअज़्ज़म बन के तो आप मुल्क नहीं चला सकते कि जहां आप सबको समझें कि ये आपके कोई मुजारे हैं और आप शहनशाह सलामत ऊपर बैठे हुए हैं जो इनके साथ बातचीत नहीं कर सकते, इनके साथ बैठ नहीं सकते। तो फिर आप चलाइए जिस तरह आप मुल्क चला सकते हैं। ठीक है एहसान इकबाल से पॉलिसी और स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अब तक बैंड आउटफिट्स के खिलाफ जितना भी ऑपरेशन तकरीबन 2 वीक से शुरू है, आप खुद जो है शिद्दत पसंदी का ना सिर्फ शिकार हुए हैं बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आर यू सेटिस्फाइड? क्या आपको कुछ स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, स्पेशली जो मेन स्ट्रीमिंग होनी है, जो बात की जा रही है कि जी मेन स्ट्रीमिंग होगी कलदन तंजीमों के जितने भी वो लोग हैं, तो क्या आप मुतमईन हैं उससे? देखिए, हुकूमत ने इस हवाले से अभी तक अपोजिशन के साथ कोई तफसीलात शेयर नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पे अगर हुकूमत संजीदा है तो इसको उसी लेवल पर लेके जाए जिस लेवल पे हमारी हुकूमत ने रखा हुआ था। दूसरी बात यह है कि हमने जो दहशत गर्दी है उसके ख़िलाफ़ बड़ी कामयाबियाँ इस सतह पे तो हासिल कर ली हैं कि उनके ग्रोहों को हमने ख़त्म किया है, जगह अपनी जहाँ ट्राइबल एरियाज़ में क्लीन करा ली हैं। हमारा जो अगला मरहला है वो है अब काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, और हमारी नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत से 2018 में तैयार हुई थी वो सर्द खाने के अंदर पड़ी है और हुकूमत ने शायद अभी उसे खोल के पढ़ा भी नहीं है।
तो मैं समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान के साथ साथ जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, जिसका फोकस और जिसकी तरजीह ये थी कि हम मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी को प्रोएक्टिवली कैसे ठीक करें, हम वो कौन सी इस्लाहात हैं जो तालीम के शोबे में लाएं, हम कौन सी इस्लाहात इंतज़ामी सतह पे लेकर आएँ, कौन सी इस्लाहात हैं जो हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर लेकर आएँ। अब हमें रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड की तरफ जाना चाहिए, और इसके लिए मैं फिर ये कहूँगा, अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो प्राइम मिनिस्टर को कौमी सतह पे डायलॉग करना चाहिए, ताकि पूरी मुल्क की क़यादत एक कदम से कदम मिला के दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ चले, चूँकि ये एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सवाल भी उठना शुरू हो गया है कि जो डॉन लीक्स में इतना फसाना बनाया गया था, अगर आप डॉन लीक्स को एक साइड पे रखें और उसके साथ जो अब हुकूमत ने फैसले किए हैं इनको रखें, तो क्या फ़र्क है? अगर 2016 में वो सारे इक़दामात जब अपना वज़ीर आज़म कह रहा था हम कर लेते, तो आज दुनिया से हमें ये दबाव के अंदर आके ये बातें ना करनी पड़ती। तो ये भी एक बहुत बड़ी लेसन है कि जो हमें वक्त के ऊपर इन चीज़ों को कदम उठाना चाहिए, उनको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। जो मुल्क के मफाद में फ़ैसले हैं उन्हें मौखर करने का हमेशा नुकसान होता है। ठीक, एहसन इकबाल साहब, आखिरी सवाल आपसे। आपने आखिर में जो कहा ना कि मुल्की मफाद में फैसले मौखर करने का नुकसान जो है वो मुल्क को ही होता है, हुकूमत की भी बिल्कुल कोताहियाँ होंगी जो उन्हें बिल्कुल दूर करनी चाहिए, वो गवर्नमेंट में इस वक्त बैठे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी, अगर ये मुकदमात हैं या सियासत हो रही है, उस सियासत से बालातर होकर वो साइड पर चलती रहेगी। लेकिन कौमी मफाद के फैसले जो हैं, क्या वक्त आ चुका है कि ये दोनों जमातें भी सोचें कि जी जो सियासत चल रही है वो साइड पे चलती रहे, लेकिन एक पेज पे आके एक मेज़ पर बैठकर ये बड़े अहम फैसले हैं ये निपटाए जाएं, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो? देखिए, ये हुकूमत तो दुआएं दे कि इनकी अपोजिशन में कोई PTI नहीं बैठी हुई है। हमने आते साथ इनको पेशकश की कि आइए एक नेशनल चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, चूँकि मुल्क के इक़्तिसादी मसाइल हैं, ये एक हुकूमत तनहा हल नहीं कर सकती, अपोजिशन आपके साथ बैठ के काम करना चाहती है। तो हमें झटक दिया हाथ और कहा कि जाइए जी, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस जब बनेगी उसके अंदर अपनी तजावीज़ रखिएगा। फिर इसी तरह मैंने आपको मिसाल दी कि जब यहाँ पर इंतहा पसंद ग्रुपों ने मुल्क को बंद करने की कोशिश की, हमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। इंडिया के साथ हमारा बहरान हुआ, हमने ख़ुद जॉइंट सेशन रिक्विजिशन किया और हुकूमत को कहा कि भारत के ख़िलाफ़ हम आपसे 2 कदम आगे होकर ताउन करेंगे और मुल्क के मफाद के ऊपर किसी को समझौता ना करने देंगे, ना हम कभी उसके बारे में गैर संजीदा होंगे। तो इतनी ज़िम्मेदार अपोजिशन है, लेकिन जब हुकूमत का हम मुतबादिल तो नहीं हो सकते। अगर हुकूमत का ये रवैया है कि वो रोज़ाना अपोजिशन के साथ गाली गलोच करे, उसने चंद वज़रा को ये मैंडेट दे रखा हो कि वो रोज़ अपोजिशन के ऊपर कीचड़ उछालें, तो फिर मुझे बताइए कि ये हारमनी और ये जो एक आपस की हम आहंगी है, ये कितने देर तक चल सकती है। उससे बिलाशुबा आपस की नाचाकी से और इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन अगर होगी और इंटरनल कॉन्फ्रंटेशन होगी, तो उससे जो मुल्क की ओवरऑल एक कुव्वत है उसमें कमी आएगी। एहसन इकबाल साहब, साबिक वज़ीर दाखिला, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बड़ी बात में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में एक अहम पेशरफ्त की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जाली अकाउंट्स केस में जहां तेजी से पेशरफ्त हो रही है, वहीं नैब की कारकर्दगी पर अभी से सवालात उठना शुरू हो गए। नैब रावलपिंडी में मेगा करप्शन स्कैंडल में 2 मजीद अहम शख्सियात को गिरफ्तार किए, जिनमें साबिक डायरेक्टर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी नजमुज़्ज़मान और साबिक डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट हसन मेमन शामिल हैं, जिन पर गैर कानूनी ठेके और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम हैं। इस केस में अब तक 6 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 6 नैब, जबकि अहम तरीन मुलजिम और ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद FIA की तहवील में है। इन तमाम गिरफ्तारियों के बावजूद इस मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब मुकम्मल तौर पर अभी तैयार नजर नहीं आ रही। आज FIA और नैब की जानिब से इस्लामाबाद केस मुंतकली के बाद एहतसाब अदालत में तमाम रिकॉर्ड जमा कराया गया, तो यह इंकिशाफ हुआ कि नैब की जानिब से नामुकम्मल रिकॉर्ड जमा कराया गया, जिनमें तकरीबन 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात जो हैं वो गायब हैं। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ने नैब का रिकॉर्ड नामुकम्मल और बेतरतीब पाए जाने पर रिकॉर्ड
दुरुस्त और मुकम्मल करके दोबारा जमा कराने की हिदायत जारी की हैं। लेकिन नैब के तर्जुमान का मौक़िफ़ यह है कि जाली अकाउंट्स केस में अब तक कोई रेफरेंस दायर जमा नहीं करवाया गया, इसीलिए 3000 सफ़ात के गुम होने की जिम्मेदारी नैब पर आयद नहीं होती। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा ने जाली अकाउंट्स केस की इस्लामाबाद मुंतकली को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिसका फैसला जल्द मुतवक्के है। नैब ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को 20 मार्च को तलब कर रखा है और 100 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी उनके लिए तैयार कर लिया गया है, जिसमें ज़्यादातर सवालात पार्क लेन कंपनी से मुतालिक हैं, जिसके ज़रिए मुबैना तौर पर अरबों रुपयों की जाली ट्रांजैक्शंस की गई। तफसीलात के मुताबिक आसिफ जरदारी 1989 में पार्क लेन कंपनी के मालिक बने और इस कंपनी में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो 25% शेयर्स के मालिक हैं। लेकिन ये कंपनी मुबैना तौर पर इकबाल मेमन चलाते थे, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन थे। नैब ज़राए के मुताबिक इस कंपनी की दस्तावेज़ात पर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत मौजूद हैं और ये साबित करते हैं कि बतौर डायरेक्टर वो इस कंपनी के अकाउंट्स तक रसाई रखते थे। इन तमाम नुकात पर बात करेंगे। नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, जाली अकाउंट्स केस में आज नैब को एक दफ़ा फिर सुबकी का सामना करना पड़ा। अदालत ने कहा कि उनका रिकॉर्ड नामुकम्मल था। सवाल यह कि क्या नैब टेक्निकल और पेशावराना एतबार से मुश्किलात का शिकार है इस मामले में? इससे पहले शहबाज शरीफ के केस में भी नैब की तैयारी पर सवालात उठे थे। देखिए, वो शहबाज शरीफ वाला केस तो प्योरली नैब की अपनी इन्वेस्टिगेशन थी। उसमें नैब ने तमाम कमालात दिखाए, तमाम तफ्तीश की, उन्हीं के अपने आईओस थे, तो उसको तो इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस केस में हमने देखा कि 10 वॉल्यूम की शक्ल में JIT ने पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी थी। अब वो 10 वॉल्यूम्स ऑब्वियसली बिल्कुल वो उनके पेजिंग भी हुई है, नंबरिंग भी हुई है, सब कुछ है। उसके बाद नैब को टाइम दिया गया 2 माह का कि जी आप ज़रा इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कीजिए और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करिए। और ये मैं देख के हैरान होता हूँ कि जब भी ये बड़े केसेस होते हैं, मियाँ साहब के केस में भी हमें याद है कि शुरू में उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते थे, पेज बीच में मिसिंग होते थे, और इसमें भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है। अब हमारे समझ नहीं आता कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे नैब में ऑब्वियसली कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, वहाँ पे बड़े यंग किस्म के आईओज़ आए हुए हैं जिनकी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये जो आपके इतने हाई लेवल के केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इसमें गलतियों की गुंजाइश बड़ी कम होती है। और यही वजह थी आदिल के सुप्रीम कोर्ट के जो साबका चीफ जस्टिस थे, उन्होंने नैब चेयरमैन को भी तलब किया था, प्रोसिक्यूटर को भी बुलाया था और कहा था कि जी ये आपकी आनियाँ जानियाँ और टीवी पे ये जो आप इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं ये तो बड़ा नज़र आता है, लेकिन उसके बाद आपके जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ये प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, वो उसमें कमियां छोड़ देते हैं, झोल छोड़ देते हैं, लैकुनस छोड़ देते हैं। अल्टीमेटली जब कोर्ट्स में जाते हैं तो कोर्ट्स फिर मजबूर होती हैं कानून के तहत कि उन्हें रिलीफ दिया जाए। और अच्छा राज साहब, ये केसेस तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जरदारी साहब को जिस तरह हमें पता चला उनके वकला मशवरा दे रहे हैं कि शायद वो पेश ना हो 20 को, अगर वो पेश किसी वजह से भी नहीं होते तो नैब के पास फिर क्या करेगा? नैब रस्ते क्या है, लायामल क्या होगा? देखिए, ये जो कराची में इनका बैंकिंग कोर्ट में चल रहा था, वहाँ पे जरदारी साहब, उनकी हमशीरा और कोई 15-16 दीगर अफराद हैं जिन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट कराई हुई थी। जब ये केस ट्रांसफ़र हुआ तो वो जो उनकी श्योरिटीज़ थी विड्रॉ कर ली गई और वो ज़मानत ख़त्म हो चुकी है। तो अगर जरदारी साहब नहीं आते तो फिर चेयरमैन नैब की ये डिस्क्रिशन है कि अगर वो मियाँ शहबाज शरीफ को, इससे गालिबन वो कमज़ोर केस था, उसमें अरेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर वो क्रॉस दी कहते हैं कि जी ये वो हो रहा है बोर्ड एहतसाब, तो फिर क्या वजह होगी कि किसको अरेस्ट करे किसी को ना करे। और यही वो सेक्शन 24 है कि जो चेयरमैन को एक डिस्क्रिशन देती है कि जिसको मर्जी अरेस्ट करता है। हालांकि ये केस एसेट्स का या उसका नहीं, किक बैक्स की हैं ज़्यादातर, और किक बैक्स के अमाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ तरफ से आए हैं। तो लग ऐसे ही रहा है कि इसमें अगर जरदारी साहब आते हैं तब भी अरेस्ट का खतरा नजर आ रहा है, और अगर नहीं आते। अच्छा राज साहब, क्या आप समझते हैं कि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा? क्योंकि कई बैंकिंग माहिरीन और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फाइनेंशियल क्राइम्स में जुर्म साबित करना इंतहाई मुश्किल होता है। देखिए, बिल्कुल अगर तो ये हम नैब ताई छोड़ दे फिर तो उम्मीद ऐसे ही थी कि पहले भी जैसे जरदारी साहब के केसेस चले और प्रूफ नहीं हो सका, लेकिन इसमें JIT थी और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एक अपना इम्प्लीमेंटेशन का या कोई मॉनिटरिंग जज जैसा कि मियाँ साहब के केस में थे अगर अपॉइंट कर देते हैं तो फिर ये अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि इसमें भी जो सा वाइट कॉलर क्राइम के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, और कुछ ऐसे अफराद हैं जैसे ओमनी ग्रुप के वो जो CFO
UFO हैं, अरेस्ट हुए हैं, वो तमाम बैंक्स की अगर डिटेल्स दे देंगे तो फिर ये वाइट कॉलर क्राइम में आप किसी ट्रांजैक्शन को, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आपके अकाउंट में पैसा लैंड हो रहा है, वहाँ से किसी और अकाउंट में जाके पार्क हो रहा है, वहाँ से लेयरिंग होकर कहीं और जा रहा है, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मनी ट्रेल्स होगा। आपके इल्म अजीजिया वाले केस में मियाँ साहब के ऊपर यही कोर्ट ने कहा कि जी बेनिफिशरी गालिबन आप हैं, क्योंकि ये तमाम हैवी अमाउंट हसन और हुसैन ने आपको ये जो फैक्ट्री का पैसा था भेजा। अच्छा, अगर इसमें ऐसा हो कि सिंध हाई कोर्ट अगर ये फैसला कर दे कि जो केसेस पिंडी मुंतकिल होने का फैसला था वो ठीक नहीं था, पिंडी से दोबारा कराची मुंतकिल किए जाएं केसेस, तो क्या इसका इन तमाम जाली अकाउंट स्कैंडल पर कोई असर होता देख रहे हैं आप? देखिए, कोर्ट है वो फैसला दे सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सिंध हाई कोर्ट ये डिसीजन देगी, क्योंकि ये डिसीजन ऑलरेडी जो है इस्लामाबाद शिफ्ट करने का, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को शिफ्ट कहा और कहा कि अगर रेफरेंस बनेंगे तो इस्लामाबाद की कोर्ट में जाएंगे, और NAO में चेयरमैन नैब को ये इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है, तो आई डोंट सी कि सिंध हाई कोर्ट इसमें कोई कानूनी तौर पर इंटरफेरेंस कर सके। राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर है नैब के। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे कि क्या PSL से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी मुमकिन हो रही है। ज़हीर अब्बास साहब साबिक सरबराह हैं ICC के, वो हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता से पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन शायान शान अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। मुसलसल 3 बार फाइनल तक रसाई हासिल करने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बिलाखिर PSL 4 का ताज जो है अपने सर सजाया। 2016 में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने जिस PSL की बुनियाद डाली, अब वही PSL पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी का जरिया बनती जा रही है। 2016 की PSL का एक मैच भी पाकिस्तान में ना हुआ। 2017 का फाइनल लाहौर में हुआ। 2018 में फाइनल समेत 3 मैचेस पाकिस्तान में हुए और रवां बरस की PSL के फाइनल समेत 8 मैचेस पाकिस्तान ही में खेले गए। दूसरी जानिब ICC भी PSL की भरपूर कामयाबी देकर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के इशारे दे रही है। PSL 4 का फाइनल देखने के लिए कराची आने वाले ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन ने वाजे किया कि ऐसे मैचेस देखकर ICC के पास पाकिस्तान में सीरीज ना कराने का कोई जवाब नहीं। Pakistan cricket in getting international cricket back to Pakistan on a more regular basis, and I think everyone agrees that getting the matches, the PSL matches in Pakistan and now the final in Karachi is a great step forward in achieving that. Look, it's one of our priorities for 2019. Those priorities have been set to continue with our support. पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की मुमकिना वापसी, बात करेंगे ICC के साबिक सरबराह ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर अब्बास साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। PSL का चौथा एडिशन भी कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ और एक दफ़ा फिर ये साबित हुआ जितने मैचेस पाकिस्तान में हुए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे। अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए ICC के सरबराह ने भी इशारे दे दिए। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो थी और PCB की कोशिशों से ये टूर्नामेंट जो है वो बड़ा कामयाब हुआ जी, और इतना कामयाब हुआ है कि सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ लग गई है। और ख़ास तौर पे कराची में जिस तरह से लोगों ने 8 मैचेस में कोई 32 से 35 हज़ार लोग जो रोज़ आए और उन्होंने अपने क्रिकेट का शौक़ पूरा किया है, मैंने कभी पाकिस्तान में या कराची में कभी इतने भरे हुए ग्राउंड नहीं देखे। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया है कि यहाँ पर उनकी जान और माल जो है हिफाजत में है। आजकल दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ कुछ ना कुछ हंगामा ना हो। सही बात। लेकिन खुदा का ये शुक्र है कि पाकिस्तान ने PSL बड़ी शान और शौकत से कराया है और पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस वक्त PSL पे लगी हुई हैं। वेल डन PCB, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा ज़हीर अब्बास साहब, आप खुद भी ICC के सरबराह रहे हैं। आज ICC के सरबराह ने कल ये कहा, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था PSL के बारे में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़े अच्छे इंतजाम किए, फॉरेन प्लेयर्स आए। टेक्निकली स्पीकिंग फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में मज़ीद कोई रुकावटें क्या होनी चाहिए? अब कोई रुकावटें नहीं हैं, अब तो कोई रुकावट नहीं है।
दुनिया को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बड़े आराम से हो सकती है। यहाँ तक कि आईसीसी के सरबराह ने भी ये चीज़ मान ली है। अब बात दरअसल ये है कि और दूसरे फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ पूरे के पूरे अपनी जो भी खेल रहे थे, जिस टीमों से खेल रहे वो सब आए थे, सिर्फ एक बाकी दुनिया के हर प्लेयर आया है। सब ने पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस शो किया। बात दरअसल ये है कि जब वहाँ जो बड़े बड़े प्लेयर्स जब ये खेलते हैं टूर्नामेंट्स और ग्राउंड्स पे कोई देखने ना आए तो उनको बिल्कुल क्रिकेट खेलने का मज़ा नहीं आता। जैसे कि आपने खुद देख लिया कि दुबई में बहुत ही कम लोग आते थे, ज़्यादा क्राउड तो उस टूर्नामेंट की वैल्यू जो थी इतनी बड़ी नहीं होती थी जितनी कि होनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान में और कराची में जब से पीएसएल आया है और दुनिया ने हर कोने में बैठ के ये मैचेस देखे हैं और आईसीसी के सरबराह ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान में जो ये टूर्नामेंट हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है और इससे बड़ी हमें शाबाशी क्या मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि मैं भी खुद प्रेसिडेंट आईसीसी रह चुका हूँ, कि अब वो वक्त दूर नहीं कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट जो है और बाकी पीएसएल में दूसरे भी प्लेयर्स जो हैं इस मुल्क में आना शुरू हो जाएंगे। अब हमको ये है कि ज़रा पुश करते रहना चाहिए, खामोशी से नहीं बैठना चाहिए। लिहाजा हर रास्ता जो है वो ज़हीर अब्बास साहब, बिल्कुल मैं उसी तरफ बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान को अब आराम से नहीं बैठना चाहिए, पुश करना चाहिए। ऐसे में पीसीबी को आप क्या मशवरा देंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए अब एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? देखिए जी, हमने सीईओ को भी यहाँ बुलाया था आईसीसी के, वो भी आए थे, उन्होंने भी देखा है कि देखिए जी 8 मैचेस में इतने लोग आते रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये आईसीसी की तो कामयाबी है कि लोग क्रिकेटिंग वर्ल्ड के एक ऐसा पाकिस्तान एक ऐसा क्रिकेटिंग वर्ल्ड है कि जिसने कि सबकी आंखें खोल दी हैं और सबको बता दिया है कि देखें कि यहाँ पर कितने लोग इस क्रिकेट को पसंद करते हैं और इस क्रिकेट को पाकिस्तान में आना चाहिए। जैम पैक आपके स्टेडियम्स रहे हैं, तो अगर अब भी क्रिकेट वापस नहीं आती है तो मेरा ये ख्याल है कि कोई ज़ोर जो है कहीं और से लगा रहा है कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट ना आए। लेकिन अब मुझे 100% उम्मीद है कि पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा जल्द बहाल होने वाली है। आईसीसी की नज़रें अब पाकिस्तान की तरफ आ गई हैं और रहेंगी भी, और हमारा मुल्क में हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे, ओडीआई भी खेलेंगे और T20s भी जल्द खेलेंगे। बस आप लोग जो हैं ज़रा मीडिया वाले भी ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाएं और ज़रा इस पर आएँ। इंशाल्लाह। ज़हीर अब्बास साहब आईसीसी के साबिक सरबराह हमारे साथ थे। बिल्कुल आपको हम आपके साथ ऑनर वादा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वी विल गिव इट आवर बेस्ट, मीडिया भी और पाकिस्तान के दीगर जो क्रिकेटर्स हैं वो भी, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हमने दुनिया को प्रूव कर दिया है। पीएसएल के 4थे एडिशन में जो यहाँ पे कामयाबी से मैचेस करवाए कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो आनी चाहिए जल्द अज जल्द। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे नाज़रीन। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।